नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में आपका। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग कल्चर ट्रांजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, जहां हम एक बदलते हुए यूरोप को देखने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बदलते हुए यूरोप को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और बदलते हुए यूरोप के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं, रेनेसां एज कहा जाता है। सवाल उठता है कि इस बदलते हुए यूरोप में ऐसे कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, इसको समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो बेसिकली हम बात किसी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में आज हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे एक सबटाइटल जो कि आपका दे रखा है, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। हिंदी में है, इंग्लिश में है आपका हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो ह्यूमैनिज्म है, यानी ह्यूमैनिज्म जिसे ह्यूमैनिटास कहते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कैसे मिडिवल एज को डिफाइन करते हैं। उनकी नजर में मिडिवल एज किसे कहा जाता है, मध्यकालीन युग किसे कहा जाता है, और किस दौर को वो अंधकार युग के तौर पे डिफाइन करते हैं, किस दौर को वो अंधकार युग के तौर पे डिफाइन करते हैं। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से मध्यकाल को समझाने की कोशिश की है। इतिहासकारों ने मध्यकाल को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक सिनेरियो है, मध्यकाल किसे कहा जाता है, मिडवल एज किसे कहा जाता है। एक सिनेरियो है, क्लियर है, जहां अगर आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो मिडिवल एज की परिभाषा है फर्स्ट टू 8th सेंचुरी को, पहली से 8वीं शताब्दी को कहा गया है आपका प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम कहा गया है। 9th to 16th सेंचुरी को मिडिवल एरा अर्थात मध्यकाल कहा गया है, और 17th to 20th सेंचुरी को कहा गया है मॉडर्न एरा। आधुनिक काल कहा गया है। और 21st सेंचुरी जो आज का है, ध्यान रखिए, उसे कहते हैं समकालीन, कंटेम्परेरी। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अलग अलग इतिहासकारों ने समय को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इसमें एक यूनिवर्सल फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मेट ये आता है कि फर्स्ट टू 8th सेंचुरी, पहली से आठवीं शताब्दी के दौर को, समय को प्राचीन काल कहा गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। और इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि 9वीं से 16वीं शताब्दी का जो समय है उसे हम मध्यकालीन कहते हैं, मध्यकालीन दौर कहा जाता है विश्व का। 17 to 20 सेंचुरी को, यानी 17वीं से 20वीं सदी की जो आपका दौर है, टाइम है, उसको वो आधुनिक काल से डिफाइन करते हैं, मॉडर्न एरा से डिफाइन करते हैं। और 21st सेंचुरी को वो कंटेम्परेरी यानी समकालीन समय से डिफाइन करते हैं। समकालीन का मतलब हो गया आज का दौर जिसमें आप रह रहे हो, जीवित हो, सरवाइव कर रहे हो और आप अपना काम कर रहे हो। क्लियर है? तो बेसिकली आप इस दौर में हो, बेसिकली आप किस दौर में हो, 21st सेंचुरी में हो। आपकी कहानी बेसिकली चल कहाँ रही है, मिडवल एरा में चल रही है। कहाँ पर चल रही है बेटा, मिडवल एरा में। लेकिन याद रखिएगा, अलग अलग हिस्टोरियन, जैसे ह्यूमैनिटीज हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने मध्यकाल को अलग तरीके से डिफाइन किया है। मध्यकाल को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, अलग तरीके से डिफाइन किया है। रोम साम्राज्य का समापन कब हुआ था प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है। 3rd चैप्टर आपने पढ़ा था जहां आपको पढ़ाया गया था रोमन एम्पायर के बारे में। एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इसलिए आपके चैप्टर का नाम क्या था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। एक ऐसा एम्पायर जो कि एक देश में नहीं था, 2 देशों में नहीं था, कई देशों में नहीं था, बल्कि महाद्वीपों में था। क्लियर है? अब कहा जाता है रोमन एम्पायर के एंड होते ही एक दौर आरंभ होता है। रोमन साम्राज्य के खत्म होने के 1000 सालों के बाद का जो दौर रहा, 1000 सालों का जो इतिहास रहा, उसे मध्यकालीन दौर में डिफाइन करते हैं। और इसी में आप देखते हैं कि एक स्टार्टिंग टाइम एरा आता है जिसे हम अंधकार युग कहते हैं। एक ऐसा एरा जहां चर्च का डोमिनेंस कुछ ज्यादा था, चर्च का प्रभाव ज्यादा था। इसके अलावा अभिजात जिसे नोबेलिटी कहते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा दिख रहा था,
क्योंकि रोमन एम्पायर के खत्म होने के साथ कुछ बड़ी बड़ी चीजें बदली थी। तो जरा हम ये समझ लेते हैं कि उस समय रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद मिडवल एरा को कैसे डिफाइन किया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि 5वीं से 14वीं शताब्दी को 5वीं से 14वीं शताब्दी को इतिहास में, हिस्ट्री में मानवतावादी ह्यूमैनिटीज को फॉलो करने वाले जो है, जो रेनेसां एज को बताते हैं, उनका कहना है कि 5 से 14वीं शताब्दी के समय को वो आप मध्यकालीन कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिर्फ इतना याद रखेगा कि मध्यकालीन समय को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। पहली चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि एक यूनिवर्सल आपका टाइम लाइन है, जो कि आपके अभी आपको समझाया गया है कि 1st to 8th सेंचुरी को कहा जाता है प्राचीन काल, 9 to 16th सेंचुरी को मिडल एरा कहा जाता है, 17 to 20th सेंचुरी को मॉडर्न एरा कहा जाता है और 21st सेंचुरी को कंटेम्पररी कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जिसकी बात कर रहे हो वो आप इस दौर की बात कर रहे हो, और इस दौर के इतिहासकारों ने क्या कहा है कि उन्होंने 5वीं से 14वीं शताब्दी के समय को मध्यकालीन कहा है। इसको भी इन्होंने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर रखा है। इसको भी इन्होंने क्या कर रखा है, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बात करूं तो 5वीं से 14वीं शताब्दी को इन्होंने मध्यकाल कहा है, मिडल एज कहा है। क्लियर है। अब 5वीं से 14वीं शताब्दी के समय को इन्होंने अलग अलग डिफाइन करा हुआ है। जैसे इन्होंने कह रखा है कि 5th सेंचुरी से 5वीं से 9वीं शताब्दी का जो समय है, उस दौर को इस समय के हिस्टोरियंस ने कहा है अंधकार युग। क्या कहा है प्यारे बच्चों? अंधकार युग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डार्क एज। इसके अलावा 9th सेंचुरी को, क्लियर है। इसके अलावा 9 to 11 सेंचुरी को 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी को इन्होंने क्या कहा है? आरंभिक मध्यकाल का है। इन्होंने क्या कहा है प्यारे बच्चों? आरंभिक मध्यकाल का है। अर्ली मिडल एज। 11 to 14 सेंचुरी को 11 to 14 सेंचुरी को यानी शताब्दी को इन्होंने उत्तर मध्यकाल का है। क्या कहा है प्यारे बच्चों? उत्तर मध्यकाल, जिसे पोस्ट मिडवल एरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पोस्ट मिडवल एरा या एज कहा जाता है। और 15 सेंचुरी के बाद के समय को, जो कि अब तक है, ठीक है ना, 21st सेंचुरी चल रही है, 22 सेंचुरी चलेगी, 23वीं शताब्दी चलेगी, तो 15 सेंचुरी के बाद के समय को इन्होंने क्या कहा है? आधुनिक काल कहा है। क्या कहा है प्यारे बच्चों? आधुनिक काल। अगर हम देखें तो जो हिस्टोरियंस इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं वो इसको क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? वो गलत कह रहे हैं। उनके हिसाब से आधुनिक युग की शुरुआत 15वीं शताब्दी के बाद हो रही है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि आधुनिक युग की शुरुआत कब हो रही है? 16th सेंचुरी के बाद हो रही है, 17th सेंचुरी से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ओके। और मैच्योर आपकी मॉडर्न एज किसे कहा जाता है? 21st सेंचुरी को। मैच्योर का मतलब क्या हो गया? पूरी तरीके से आधुनिक दौर जिसे हम लोग कहते हैं, जहां मानव, उनका रहन सहन, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ मॉडर्न था। मॉडर्न को डिफाइन किया जाता है अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीके से। मॉडर्न वर्ड को आप आम भाषा में समझ सकते हैं मशीनी युग। क्या कहते हैं उसे? मशीन एज कहते हैं। ओके। मैकेनिज्म एरा कहा जाता है, जहां पर एक व्यक्ति हाथों की बजाय मशीनों से काम करना स्टार्ट कर दे। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके इस टाइम पीरियड में, अगर 21st सेंचुरी में आप रह रहे हैं, तो इस सेंचुरी में अगर देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मशीनों के थ्रू ही हो रही है। इसलिए उसको डिफाइन किससे किया जाता है? मॉडर्न एरा से कहा जाता है। अब उन हिस्टोरियंस का कहना है कि 15th सेंचुरी के बाद मॉडर्न एरा की शुरुआत हो चुकी थी। उसे वो क्या कहते हैं? आधुनिक काल यानी मॉडर्न एज, वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि मध्यकाल को अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। इनमें एक यूनिवर्सल फॉर्मेट ये रहा, लेकिन
रेनेसा एज के हिस्टोरियन जो थे वो मिडवल एरा को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। उनका कहना है कि 5th to 14th सेंचुरी को वो मिडवल एरा कहते हैं और इसको उन्होंने छोटे छोटे पोर्शन में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 5 to 9 सेंचुरी को वो डार्क एज, अंधकार युग कहते हैं। 9 to 11 सेंचुरी को वो आरंभिक, अर्ली मिडवल एरा कहते हैं। 11 to 14 सेंचुरी को वो उत्तर मध्यकाल यानी पोस्ट मिडवल एरा कहते हैं। और 15th सेंचुरी के बाद के समय को वो मॉडर्न एरा कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। किसी तरह कोई डाउट है नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्यारे बच्चे याद रखना है, आप नोट करते रहे और साथ में सुनते रहे कि जो 14th सेंचुरी का आपका समय था, उसके बाद के युग को एक नए युग के तौर पे डिफाइन किया जाता है। याद रखें, 14th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को एक नए युग यानी मॉडर्न एरा के तौर पे डिफाइन किया जाता है। और रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद के समय को अंधकार युग कहा जाता है। रोमन एम्पायर कब खत्म हुआ था? 5th सेंचुरी के अराउंड में खत्म हुआ था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो 5th सेंचुरी के बाद के समय को वो किस वर्ड से डिफाइन करते हैं? अंधकार युग यानी डार्क एज से डिफाइन करते हैं। उनका कहना है कि इसके बाद का जो 1000 सालों का समय रहा, क्लियर है, 1000 सालों का समय रहा, उस दौर को वो अंधकार युग के तौर पे डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रखिए। एक ऐसा दौर जहां आपको क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं थी, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आप इस समय के लोग जो थे वो थियोरटिकल थे, ज्यादा विश्वासी थे, चीजों पर आसानी से विश्वास कर लेते थे। इस टाइम पर मॉडर्नाइजेशन नहीं था, एजुकेशन की फिलॉसफी अलग थी। क्लियर है, ध्यान रखिए। एजुकेशन की फिलॉसफी काफी लिमिटेड थी। लिमिटेड का मतलब हो गया कि घर में आपकी मम्मी को अगर कोई करना काम आता है और वही काम अगर लड़की को आ रहा है तो वो एजुकेशन कहलाता था। क्लियर है। ऐसे लड़की का भी था कि फादर अगर जो वर्क कर रहे हैं वही वर्क अगर बच्चा भी सीख जाता है तो उसे वो एजुकेशन डिफाइन करते थे। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, ये चीज है। आपसे एक वर्ड कहा जाएगा, जो ह्यूमनिज्म टीचर थे, ह्यूमनिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे, मानवतावादी, वो आधुनिक युग को किस समय से डिफाइन करते हैं? तो याद रखिएगा, आधुनिक समय को मानवतावादी क्या कहते हैं? 15वीं शताब्दी के दौर को वो आधुनिक युग कहते हैं। 15वीं शताब्दी के बाद के समय को वो क्या कहते हैं? आधुनिक युग कहते हैं। और मध्यकाल किसे कहते हैं? वो 5वीं से 14वीं शताब्दी के समय को जो मानवतावादी थे, ह्यूमनिज्म को फॉलो करने वाले जो थे, रेनेसां एज के टाइम पीरियड के हिस्टोरियंस इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। क्लियर है। अब इस दौर में आप देखेंगे तो कुछ बड़े बदलाव हुए थे। 14th सेंचुरी के बाद बड़े बदलाव ये हुए थे कि नॉलेज, जिसे ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज, उसका एक्सपेंशन हुआ था। एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मैं आपको फैन फॉलोइंग की कहानी सुनाता हूँ। आज के समय में आप देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना बहुत ज्यादा है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 3 बच्चों का एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताना कि किसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा होगी और किसकी नहीं होगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बच्चे का नाम है ए बच्चा, दूसरे बच्चे का नाम है बी बच्चा और तीसरे बच्चे का नाम है सी बच्चा। ठीक है, ध्यान रखिए। तीनों बच्चे, सी से हंसी आ रही है आपको? ठीक है, ध्यान रखिए। ये तीनों बच्चे हैं बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, ए बी और सी। क्लियर है, ध्यान रखिए। ओके, ए बच्चे को सिर्फ हिंदी आती है। ए बच्चे को क्या आती है? सिर्फ हिंदी आती है। ध्यान से समझना इसको,
क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है, जो सबटाइटल आपको कराने वाला हूँ, वो इसी से कोरिलेटेड है। ए वाले बच्चे को सिर्फ हिंदी आती है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। बी वाले बच्चे को इंग्लिश आती है, सिर्फ इंग्लिश, क्लियर है, ध्यान रखिए, हिंदी जानता ही नहीं वो। सी जो नाम का जो बच्चा है, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। क्या आती है? हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ए नाम के बच्चे ने एक किताब लिखी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस किताब का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, XYZ, जो भी रखना चाहें आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। बी नाम के बच्चे ने भी ऐसे ही करा। अब होता क्या, ध्यान रखिएगा, ए नाम के बच्चे ने जो किताब लिखी है, बेसिकली उसे पढ़ेगा कौन? जिसको हिंदी आती होगी। इंग्लिश वाले बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे। और इंग्लिश वाले बच्चे ने, यानी बी नाम के बच्चे ने जो किताब लिखी हुई है, उसे सिर्फ इंग्लिश वाले पढ़ेंगे, हिंदी वाले बच्चों से उसका कोई लेन देना नहीं है। अब आप अगर देखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो इंग्लिश वाले बच्चे की, इंग्लिश वाले में फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और जो ए नाम का बच्चा है, जो हिंदी का है, हिंदी वाले में ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी, क्लियर है, ध्यान रखिए। लेकिन अब सवाल उठता है, ध्यान रखिएगा, सी नाम का बच्चा था और उसने क्या किया, ए ने जो किताब लिखी हुई है उसको पढ़ना तो आता था, उसने पढ़ा और उसे ट्रांसलेट कर दिया, किसमें? इंग्लिश में। किसमें ट्रांसलेट कर दिया? इंग्लिश में। उसकी किताब को उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब हिंदी की किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसने कहां तक रीच पहुंचा दी? हिंदी की किताब अब इंग्लिश में छप गई है और इंग्लिश वाले बच्चे उसको पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले का क्या है? इंग्लिश वाले का भी ऐसे ही है, बी नाम के बच्चे की किताब उसने ली, उसे पढ़ा और उसको ट्रांसलेट करके उसने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा किसकी होगी? सी। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो जो सी नाम का बच्चा था उसको हिंदी वाले भी जानेंगे और इंग्लिश वाले भी जानेंगे। तो इससे आप क्या देख रहे हैं? नॉलेज एक्सपेंशन हो रहा है और इसकी वजह से एक कल्चर दूसरे कल्चर को जान रहा है। एक कल्चर क्या कर रहा है? दूसरे कल्चर को जान रहा है। हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश को नहीं समझ सकता था और इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी को नहीं समझ सकता था। सी नाम का बच्चा आया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसे उसने खत्म कर दिया। अब कैसे खत्म किया? ए की जो कल्चर था, ध्यान रखिए, उससे इंट्रोड्यूस किसको करवाया? बी को। और बी के कल्चर का जो सिनेरियो था या कल्चर था, उससे इंट्रोड्यूस किसको करवाया? ए को। तो सी ने क्या करा? मध्यस्थता, यानी जिसे मिडिस्ट कहते हैं, उसकी भूमिका निभाई है। इसी समय ध्यान रखिएगा, फिर 14th सेंचुरी के बाद, जिसे मॉडर्न एरा कहा जाता है, इस दौर में एक चीज आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, नॉलेज एक्सपेंशन का मतलब हो गया, इस समय किताबें लिखी गई थी और ऐसी किताबें जो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में पढ़ा जा रहा था, एक लिमिटेड लोगों के द्वारा, यानी जिनको एक ही तरह की भाषा आती थी। इस समय ट्रांसलेशन का दौर चला। क्या चला? ट्रांसलेशन का एक एरा चला, एक ट्रेंड चला, जहां आप देखते हैं कि कुछ फिलोसफर जो थे, राइटर थे, लेखक, उन्होंने अनुवाद करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम भारत से बाहर की बात कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली दो आपके सबसे बड़े रिलीजन है, एक क्रिश्चियन और एक इस्लाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम, ये दो सबसे बड़े रिलीजन है। तो कहा जाता है कि यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर जिसका कब्जा था वो क्या थी? क्रिश्चियनिटी थी, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और एशिया के ज्यादातर हिस्सों पर किसका कब्जा था? एशिया के ज्यादातर हिस्सों पर आपके इस्लाम के लोगों का कंट्रोल था। लेकिन आप देखते हैं कि ये दोनों चाहते थे पूरे वर्ल्ड में इनकी आइडियोलॉजी फेमस हो जाए। इसके लिए जरूरी था, ध्यान रखिएगा, कि इनके कल्चर को सामने वाले जाने, यानी क्रिश्चियन की जाने और क्रिश्चियन की आइडियोलॉजी इस्लाम वाले जाने। इस बीच में आप देखते हैं कि अरब और यूनानी जो विद्वान थे, अरब विद्वान किसे कहा जाता है? जो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं। यूनानी विद्वान किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जो आपके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, यानी क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्लियर है। इस तरीके से होता क्या है, अरब और यूनानी विद्वानों ने एक दूसरे की किताबों का अनुवाद करना स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा, 14th सेंचुरी से पहले जब ह्यूमनिज्म का दौर आरंभ हुआ था, उस समय बड़े बड़े आपके राइटर और फिलोसफर का जन्म हो रहा था, जिसे आप जानते नहीं थे, अब उसे दुनिया जान रही थी। क्यों? उनके ट्रांसलेशन की वजह से। नाम आपने सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा। एरिस्टोटल, कछुए की बात नहीं कर रहा मैं, हिंदी में कहते हैं अरस्तु। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अरस्तु।
प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, सुकरात का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सोक्रेट्स का नाम सुना होगा आपने। प्लेटो का नाम प्लेटो ही है, ठीक है। कई बार पलटू भी कहते हैं कई बच्चे, इंग्लिश पढ़ते हैं ना खतरनाक वाली। तो प्लेटो है, ये फिलोसफर है, याद रखिए इन्हें आमतौर पे क्या कहा जाता है, फिलोसफर। ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देने में इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ रहा, और ये यूनानी फिलोसफर कहलाते हैं, यानी ग्रीक फिलोसफर। ये क्या है प्यारे बच्चों, ग्रीक फिलोसफर है। ग्रीस देश में रहने वाले जो आपके लेखक थे, राइटर थे, विद्वान थे, उनको हम क्या कहते हैं, और उनकी भाषा क्या थी, यूनानी भाषा थी, इसलिए उन्हें यूनानी विद्वान कहते हैं। इंग्लिश में आए तो ग्रीक फिलोसफर कहा जाता है। क्लियर है। तो अब होता क्या है, अरब के लोग जब इन लोगों से परिचित हुए और भाषा इन्होंने सीखा लोकेलिटी में रहकर, और इसकी सी बात है जहाँ आप रहते हैं वहाँ की लोकेलिटी आपको समझ में आ जाती है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। आज के समय में अगर आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन पहले हुआ करती थी। साउथ के लोग आज के टाइम पर दिल्ली में रहकर हिंदी बोलते हैं। आपने देखा होगा ज्यादा साउथ वाले जो है बेसिकली जो मलयालम कन्नड़ बोलते हैं, ध्यान रखिए, तमिल बोलते हैं, वो अच्छी हिंदी भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, ध्यान रखिए, कई सालों से जब वो हिंदी भाषी लोगों के साथ रह रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज के साथ रह रहे हैं, तो वो हिंदी लैंग्वेज को बोल रहे हैं और उन्हें हिंदी पढ़नी भी आ रही है। क्लियर है। तो इससे क्या हो रहा है, नॉलेज एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, अरब वासी जो थे, अरब में रहने वाले लोग थे, वो यूनान के देशों में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यूरोपियन देशों में स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे होता क्या है, उन्होंने यूनानी भाषा को समझ लिया, यूनानी भाषा को पढ़ना और लिखना वो भी समझ लिया। तो उन्होंने क्या करा, यूनानी जो फिलोसफी थी या नॉलेज थी, जो उस समय के बड़े बड़े फिलोसफर हुए, उनकी किताब को उन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। कल्चर का क्या हो रहा है यहाँ पर, आदान प्रदान हो रहा है। क्लियर है। आप अपने घर से निकलकर दूसरे घर में गए और वहां के कल्चर को आपने समझने की कोशिश की। तो ऐसे अरब वासी जो अरब में रहते थे, अरेबियन कंट्री के आसपास रहते थे, अरेबियन सी के आसपास, वो चले गए यूनान में, यानी कह सकते हो कि यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में फैल गए, और वहां पर उन्होंने रहना सहना सब कुछ स्टार्ट किया। और उसके बाद वहां की भाषा सीखने के बाद वहां की जो बड़ी बड़ी किताबें थी, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात के द्वारा लिखी हुई किताबें थी, उनको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट भी किस भाषा में किया उन्होंने, अरबी भाषा में किया, क्योंकि वो आपके कौन थे, सी थे। सी का मतलब वो बच्चा जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती थी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो अब अरब वासी को यूनानी भाषा भी आती थी, जो कुछ फिलोसफर हुए आपके, और अरबी भाषा भी आती थी। अरबी तो पहले से ही आती थी क्योंकि वो वहीं से आए थे। उन्होंने क्या करा, यूनानी भाषा को अरबी में ट्रांसलेट किया, अरबी भाषा में लिखा, और उस किताब को अरब वालों को पढ़ने के लिए दे दिया। किसको दे दिया, अरब वालों को पढ़ने के लिए दे दिया। अरब से जो लोग आए थे उन्होंने यूनानी भाषा की पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद ट्रांसलेट किया, और उसे किसको दे दिया किताब, अरब वासियों को। इससे अब अरब में रहने वाले जो लोग होंगे, अरबियन लोग होंगे, उनको किसकी जानकारी मिलेगी, यूरोप में रहने वाले लोगों की जानकारी मिलेगी। सेम ऐसे ही ध्यान रखिए, यूनानी लोग अरब में गए, अरेबियन कंट्री के आसपास रहना उन्होंने स्टार्ट करा, अरेबियन लैंग्वेज सीखा। अरेबियन जो उस टाइम के फिलोसफर थे, बड़े बड़े फिलोसफर, उनकी बेटा किताबों को उन्होंने पढ़ा, ट्रांसलेट किया और यूनानी लैंग्वेज में, और उन्हें किसको दे दिया, यूनानी लोगों को दे दिया। इस तरीके से ध्यान रखिए, अरब और यूनान के लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने लगे। पहले वो एक दूसरे से इनफैमिलियर थे, अपरिचित थे, लेकिन ट्रांसलेशन की वजह से, अनुवादित किताबों की वजह से वो एक दूसरे को जान पाए। उनके बीच जो गलत फहमियां थी वो दूर हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे एक बच्चे को हमेशा एक कमरे में ही बंद करके रखा जाए, और बाहर से कोई व्यक्ति आकर किसी के बारे में गलत सलत बातें जो भी कहेगा उसे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि उसने दुनिया देखी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में गलती से वो खिड़की खोल के कूद कर और दुनिया वो देखना स्टार्ट कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उस जब वो दुनिया को देखेगा अपनी नजर से और समझने की कोशिश करेगा, तो उसे जानकारी मिलेगी कि जो हमें कह रहे थे वो गलत कह रहे थे, दुनिया ऐसी नहीं है जैसा बताया गया था हमें। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ईसाई और इस्लाम के बीच जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस किस लिए था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब इन अनुवादित किताबों की वजह से उन दोनों को जानकारी मिली कि हमारा रहना सहना, उठना बैठना, जो कल्चर है ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। क्लियर है।
तो अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, अरब और यूनानी विद्वानों का योगदान रेनेसा एज, यानी रेनेसा एज आने में, पुनर्जागरण लाने में, एक आधुनिक काल, मध्यकाल से आधुनिक काल की तरफ बढ़ावा देने में किसका सबसे बड़ा हाथ रहा, अरब और यूनानी विद्वानों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। क्लियर है? तो अब सब टाइटल लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। विज्ञान और दर्शन में अरबियों का योगदान, अरबियों का, अरबी मतलब खाने वाली चीज नहीं प्यारे बच्चों, विज्ञान और दर्शन, विज्ञान और दर्शन में अरबियों का योगदान। विज्ञान और दर्शन में अरबियों का योगदान। Contribution of Arabian in science and philosophy. अरेबियन कंट्रीब्यूशन, साइंस एंड फिलोसफी, अरेबियन कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान रहा। तो जैसे मैंने जो फिलोसफी समझाई है, तो कुछ अरब के आपके विद्वान, अरब के विद्वान कहाँ चले गए, यूनानी देशों में चले गए, यूनानी देशों में वो चले गए। जो आपके ग्रीक कंट्री है, यूरोप के ज्यादातर देशों में जाकर उन्होंने रहना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इनकी लैंग्वेज को उन्होंने समझा। समझने के बाद अरब के लोगों ने यूनानी लोगों को समझा और इसके बाद इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें थी उनका उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। क्या किया प्यारे बच्चों, अनुवाद किया। ये सेक्शन आपके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी आपके सामने आएगी जिनका नाम आपने पहली बार सुना होगा या सुनने की कोशिश की होगी लेकिन सुनाई नहीं दिया होगा। तो ध्यान से आपको सुनना है। इसमें अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में यूनानी आपके कुछ विद्वान थे, यूनानी विद्वान। उन विद्वानों के नाम याद रखिएगा। पहले नंबर पे आपके, ऊपर नीचे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सुकरात हो गए, ठीक है, सॉक्रेट्स जिसे हम लोग कहते हैं, क्लियर है, प्लेटो हो गए आपके। ये विदेशी नेम है इसलिए ऐसे नाम आपके सामने आ रहे हैं, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अब प्लेट क्यों पढ़ा रहे हो हमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। अरस्तु, ठीक है, ये यूनानी आपके कुछ विद्वान थे जिनका नाम था सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें थी, इनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए थे, अरब के लोगों ने क्या करा, इनको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। क्या किया प्यारे बच्चों, अनुवाद किया। अनुवाद करने की वजह से याद रखिएगा, यूनानी लोगों का कल्चर अरबी लोगों के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा, अरबी लोगों के पास पहुंचा। शुरुआत करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून, एरिस्टोटल, अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। सॉक्रेट्स, ठीक है, इंग्लिश की बुक वाला अरस्तु बेटा। अभी यहाँ पे ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो नाम आपको बताया है ध्यान रखिएगा। यूनानी देशों में जो फिलोसफर हुए, ध्यान रखिए, वो कौन कौन हुए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हुए।
लेकिन याद रखिएगा जब अनुवाद किया जाता है तो इनके कैरेक्टर यानी इनके नाम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटो जो कि अरब में बहुत ज्यादा फेमस हुए, लेकिन याद रखिएगा अरब में इन्हें प्लेटो के नाम से नहीं जाना जाता, इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा अरबी भाषा में ध्यान रखना है आपको, अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अफलातुन कहा जाता है। अफलातुन किसको कहा जाता है? प्लेटो को अरबी भाषा में हम क्या कहते हैं? अफलातुन कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अरस्तु को एरिस्टोटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? एरिस्टोटल अरबी भाषा में बोला जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा एरिस्टोटल, अरस्तु को क्या बोला जाता है? एरिस्टोटल बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश सेम है, नाम है इसलिए कोई फर्क नहीं है। अरेबियन लैंग्वेज में याद रखिएगा प्लेटो को हम क्या कहते हैं? अफलातुन कहते हैं अरबी भाषा में, और अरस्तु को अरबी भाषा में एरिस्टोटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? एरिस्टोटल। इसका व्हाट्सएप लैंग्वेज आप कर लेंगे एरिस्टोटल को एरिस्टोटल, ठीक लिख सकता हूँ, लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है? एरिस्टोटल, ठीक है? एरिस्टोटल अरबी भाषा में कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिए। ओके, अरेबियन। क्लियर है? कोई डाउट? तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखें कि सिर्फ अरबी लोगों ने यूनानी विद्वानों की किताबों को ट्रांसलेट किया है। याद रखिएगा यूनानी विद्वानों ने भी अरेबियन लैंग्वेज में लिखी गई कुछ किताबों को उन्होंने यूनानी भाषा में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसी कुछ किताबों के नाम हम जानने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हम ये देखेंगे कि अरबी लोगों ने कुछ यूनानी किताबों को ट्रांसलेट किया था अपनी लैंग्वेज में और उनको एक नया नाम दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर याद रखिए, इंडिया में बता देता हूँ, फ्यूचर की बात है आपकी। मिडिवल एरा में एक एम्पायर था जिसे कहा जाता है मुगल एम्पायर। इंडिया की बात कर रहा हूँ फिलहाल, वर्ल्ड हिस्ट्री से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे भारत में एक आपकी सनातनी हिंदू ग्रंथ है जिसे हम महाभारत कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो फारसी भाषा में, याद रखिएगा, फारसी भाषा में जब इसका अनुवाद हुआ तो महाभारत को क्या नाम दिया गया था? रज्मनामा नाम दिया गया। क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? रज्मनामा। महाभारत को फारसी लैंग्वेज में, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखें कि जो किताबें ओरिजिनली जिस लैंग्वेज में लिखी हुई थी अगर वो ट्रांसलेट होगी तो वैसे ही नाम से जानी जाएगी, जरूरी नहीं है। जो ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति है टू द टॉपिक या समरी देखकर उसका नाम देता है। क्लियर है? रत्नामा का मतलब क्या होता है? युद्धों की किताब जिसमें सिर्फ युद्ध के बारे में बताया गया है। अब जो ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति था उसको महाभारत में सिर्फ युद्ध दिखा, इसके अलावा कुछ दिखा नहीं। क्लियर है? ध्यान, इसलिए उसने उसके पर्शियन लैंग्वेज में नाम क्या रखा? रज्मनामा। ठीक है? ऐसे ध्यान रखिएगा, अरब के लोगों को प्लेटो में प्लेटो नहीं दिखा, अफलातुन दिखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अरब के लोगों को अरस्तु नहीं दिखा, एरिस्टोटल दिखा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति जिस तरह की सोच रखेंगे उसी तरीके के नाम आपको आएंगे। अब सवाल उठता है, आपके मन में सवाल आया भी होगा कि भैया इन्होंने ऐसे नाम क्यों रखे, क्या वजह थी? तो बेटा लोकेलिटी का फर्क होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? लोकेलिटी का फर्क होता है। लोकेलिटी का फर्क का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि आप जिस रीजनल एरिया से आते हो वहां पर जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो उसकी टोन रह जाती है। तो जब अरब के लोग प्लेटो बोलते थे तो प्लेटो वो नहीं बोल पाते थे, जिस साउंड को वो डेवलप करते थे उस साउंड का मीनिंग क्या होता था? अफलातुन। वो प्लेटो बोलते थे लेकिन अफलातुन आता था। याद रखिएगा। जैसे अगर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो एक वर्ड है सिंधु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन जो ब्रिटिशर लोग थे, आर्यंस थे, ध्यान रखिएगा, तो वो सिंधु नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, वो हिंदू कहते हैं। स के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं? आ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बच्चों की कुछ चीजें खराब होती है, जैसे आपके उत्तर भारत से आने वाले कुछ बच्चे होते हैं, यूपी बिहार झारखंड के बच्चे, उनका स खराब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, वैसे ड खराब होता है उनका,
मतलब जैसे सड़क बोलना हो गया तो वो क्या बोलेंगे, सड़क, है ना। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं, जैसे आपसे बोलेंगे, मान लो कि आपने कॉल किया, भाई आप कहाँ पर हो, तो मैं सड़क पे चल रहा हूँ, चिड़िया उड़ रही है। क्लियर है, चिड़िया नहीं बोलेंगे, चिड़िया बोलेंगे। क्लियर है, ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ समझाना क्या चाहता हूँ, लोकेलिटी का डिफरेंस आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, लोकेलिटी का डिफरेंस। प्यारे बच्चों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। माफी चाहूंगा अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है, मैं जानता हूँ आप ही बोलते हो, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। चलो, तो बेटा इसे नोट कर ले, फिर आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। अगर नोट कर लिया रफ कर दो। चलो, चिड़िया। तो प्यारे बच्चों, पहली लाइन लिखिएगा आप लोग कि यूरोप के विद्वानों, लिख लो बेटा, यूरोप के विद्वानों को, लिखने पर ध्यान दें आप लोग, यूरोप के विद्वानों के द्वारा, यूरोप के विद्वानों के द्वारा, विद्वान ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, ओके। यूरोप के विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। लिखी गई ग्रंथों या किताबों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, अनुवाद किया गया था। इसी प्रकार अरबी लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथों या किताबों को यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा में, इसी प्रकार, क्या डाउट है, कहां तक लिखा आपने, शुरू से डाउट है? इसे डाउट नहीं कहते, इसे गलत फहमी कहते हैं, जो आपको है आपसे समझो। मैंने अभी आपको बताया हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ, फिर इंग्लिश वालों को आराम से लिखवाएंगे, ठीक है। आप फ्री माइंड में रहो। अभी मैंने आपसे क्या बोला, शुरू से, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यूरोप के विद्वानों के द्वारा लिखे गए किताबों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, लिखा आपने। इसी प्रकार अरबी विद्वानों के द्वारा लिखे गए किताबों को, अरबी विद्वानों के द्वारा लिखी गई किताबों को, ग्रंथों को यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया था। बेटा आप कंफ्यूज रहो जब तक मैं इंग्लिश को समझा देता हूँ। लिख लिया आपने? गुड। लिखिएगा, यूरोपियन स्कॉलर्स books translated by the Arabian philosopher and Persian scholars books translated by यूरोपियन स्कॉलर्स या ग्रीक फिलोसफर। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, अभी मैंने दो शब्द आपसे कहे हैं,
बड़ा शब्द नहीं कहा है और बड़ी लाइन नहीं गई है। मैंने आपसे सिंपल सी भाषा में कहा है कि यूनानी ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब यूनानी ग्रंथ का मतलब क्या हो गया, जिसको यूनानी लोगों ने लिखा होगा, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। लिखा नहीं है, रफ कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ध्यान रखिए, अरबी विद्वान जो थे, उन्होंने जो किताबें लिखी थी अरबी ग्रंथ, उनको अनुवाद किया गया था यूनानी ग्रंथ में। क्लियर। ऐसे ही कुछ किताबों के बारे में हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी किताबें थी जिनको यूनानी से अरबी में ट्रांसलेट किया गया था और अरबी को यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ जी, कुछ डाउट? चलिए, तो पहली किताब का नाम लिखिए जिसको ट्रांसलेट किया गया था। मेरे ध्यान रखिए, पहली किताब का नाम लिख लीजिए। ओके, याद रखिए ये ग्रंथ किसके बारे में बताते हैं, आज क्लास में आप लिख लेंगे। ये जो किताबें थी, ग्रंथ थी, किस टॉपिक पे बातें करती हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, तो लिखिएगा इन किताबों से हमें, इन किताबों से हमें, इन किताबों से हमें प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, गणित, गणित, मैथमेटिक्स, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल, ऊपर की जो बातें होती है ना, चांद तारे आकाश, आपने सुना होगा, चांद तारे तोड़कर लेकर आ जाओ, ठीक है, खगोल विज्ञान है वो, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान, मेडिकल साइंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिकल साइंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी किताबें थी जिनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो सवाल उठता है कि वो कौन कौन सी किताबें थी जो आपकी यूनानी ग्रंथ थे जिनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, और वो कौन कौन सी किताबें थी जिनको अरबी से यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। इसको जानने के लिए प्यारे बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और साथ में जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहिए।